नमस्ते बच्चा लोग। आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? फोर्स। फोर्स के बारे में पढ़े थे। टाइप्स ऑफ फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स एक्सेट्रा, और भी बहुत तरह का फोर्स, टेंशन फोर्स, ये उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स, और कांटेक्ट फोर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इतना सारा पढ़े। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बेटा जी? नेट फोर्स कैलकुलेट करना। जैसे हमारा मान लेते हैं कि एक बॉडी है, यहाँ क्या है बेटा? क्या है? बॉडी। आपका होगा टेढ़ा कुड़ा बना दिए सर, हल्के फुल्का वाला काम किए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी है, बॉडी ए। मान लेते हैं कि इसके ऊपर में एक फोर्स F1, एक फोर्स F2, एक और फोर्स F3 है ना, और एक और फोर्स F4 है ना। इस तरह से 4 गो फोर्स लग रहा है। अब अगर हमको कहा जाए कि भाई निकालिए नेट फोर्स इसके ऊपर में कितना लग रहा है, कैसे निकालेंगे? तो वेक्टरियली F1, F2, F3 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बेटा जी? वेक्टरियली F1, F2, F3 और F4 को क्या करेंगे बउआ? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो F नेट इसके ऊपर में क्या हो जाएगा बेटा जी? F1, ध्यान से समझना, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टनाटन अगर समझ गया तो मजे मजा फिर। हाँ, प्लस F3 प्लस F4। मजाक मजाक में पढ़ेंगे, कोई सीरियसनेस नहीं, हम तो देखो करते हो भाई, अब मजाक करता हूँ। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। आप जरा सा इसको ध्यान से समझना कि ये वेक्टर सम करना है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है बउआ? वेक्टर सम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स निकालने के लिए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो जो फोर्स लग रहा है उसका कौन सा सम करेंगे बेटा जी? वेक्टर सम कर देंगे तो नेट फोर्स हमारा निकल जाएगा। अब इमेजिन करो, क्या करो? इमेजिन करो कि इस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर नेट फोर्स हम निकाले, और ये नेट फोर्स हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या आ गया बउआ? 0। इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या आ गया? 0। और हम फोर्स के बारे में जब हल्का फुल्का डिस्कशन लास्ट क्लास में किए तो हम क्या बताए थे कि फोर्स कॉजेज एक्सीलरेशन। अगर नेट फोर्स हमारा आ गया 0, यानी कि इस बॉडी को कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं है, आगे समझ जाइएगा। आगे भी समझ में नहीं आया तो उसके आगे समझ जाइएगा, उसके आगे भी समझ में नहीं आया तब कब समझिएगा? तब तो कमेंट में कुछ पूछताछ करिए, कुछ इंक्वायरी करिए कि सर यहाँ पर मैं ऐसे वाला समझ में नहीं आया। अभी यहाँ देखिए, नेट फोर्स जब इसके ऊपर में क्या आ गया? 0। लास्ट क्लास में बताए थे कि फोर्स कॉजेज एक्सीलरेशन। नेट फोर्स है 0 तो एक्सीलरेशन तो इसको होगा नहीं, यानी कि या तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका वेलोसिटी या तो 0 होगा या v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बउआ? कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। कहने का अर्थ है dv/dt क्या है इसका? 0 है। चूंकि नेट फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन 0 है। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में हम बोले थे फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट, लेकिन नेट फोर्स तो यहाँ 0 आ रहा है, वेक्टर सम, एक्सीलरेशन 0 है। तो यहाँ से क्या आएगा? या तो भी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा इस ऑब्जेक्ट का, या फिर 0। दो में से कोई एक बात होगा। इसको समझने में भी दिक्कत है तो पूछिए, क्या अब इसमें भी कांस्टेंट है तो dv/dt तो 0 ही होगा ना। डिफरेंशिएशन वाला में जाइए, मेरा वीडियो देखिए, उसमें डिफरेंशिएशन का जो वन शॉट, डिफरेंशिएशन इन वन शॉट डाले हैं वीडियो, उसमें देखिए जाकर। अब इससे एक हम
डेफिनेशन निकालने जा रहे हैं। वैसा ऑब्जेक्ट, एकदम इस डेफिनेशन को बड़ा ध्यान से समझिएगा, वैसा ऑब्जेक्ट जो या तो रेस्ट में हो, यानी कि वेलोसिटी क्या हो उसका 0 हो, या वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट वेलोसिटी कहने का मतलब वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसका वेलोसिटी क्या कहेंगे, कांस्टेंट है। डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है। तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी क्या हो, या तो 0 हो या कांस्टेंट हो, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं फ्री बॉडी। इसको क्या बोलेंगे बेटा जी, फ्री बॉडी। ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट कहो या बॉडी कहो, जो कहो, बॉडी कैसा बॉडी है, फ्री बॉडी। फ्री बॉडी कैसा बॉडी हुआ, जो या तो जिसका वेलोसिटी या तो 0 है या कांस्टेंट है, वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी। चलिए ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, बढ़िया बात है। फ्री बॉडी हो गया तो जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो या फिर 0। अब एक दूसरा चीज इसी के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे बउआ, डिफाइन करेंगे एक चीज। किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्यूरिंग काइनेमेटिक्स हम लोग बताए थे आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी करने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए या वेलोसिटी निकालने के लिए हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जरूरत होता है। क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे अब हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, किसी भी बॉडी को 3 कोऑर्डिनेट अटैच कर दो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, कोई भी बॉडी, मूविंग बॉडी हो या रेस्ट में हो, उसको क्या कर दो, 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस उसके साथ अटैच कर दो, उसको क्या हम बोलेंगे, रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सपोज इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा जी, कि ई बॉडी जो फ्री बॉडी है इसको कुछ एक्सेलरेशन है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है, हम अभी बोल रहे हैं कि ये क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है या रेस्ट में है, उसको बोलेंगे फ्री बॉडी। लेकिन एक ऐसा हम फ्रेम ले लिए, इसको मान लो फ्रेम एस। क्या मान लो बेटा जी, फ्रेम एस। इसके रेस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व किए तो पता चला कि इसको एक्सेलरेशन है। अच्छा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू एस बराबर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ, जो बताए थे रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट में, माइनस वेलोसिटी ऑफ एस रिलेटिव टू ओ, वेयर ओ इज अ फ्रेम विच इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। हालांकि एब्सोल्यूट रेस्ट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान के चलिए वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू एस, क्या वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ एस रिलेटिव टू ओ। और अगर एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू एस लेते हैं तो क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू ओ माइनस एक्सीलरेशन ऑफ एस रिलेटिव टू ओ। अब अगर एक्सीलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू दिस फ्रेम क्या बता रहा है हमको, कुछ वैल्यू बता रहा है, 0 नहीं आ रहा है। कहने का मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या फिर रेस्ट में होगा। लेकिन ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू एस क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ओ जहां क्या है, ओ के रिलेटिव में, अब मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू ओ, ओ एक फ्रेम और ले लो ना, ये फ्रेम क्या चीज में है, एक्स वाई जेड, ये और एक फ्रेम हम लोग लिए, ये ओ फ्रेम है, ठीक है। तो ओ के रेस्पेक्ट में ए का एक्सीलरेशन क्या होगा, अगर ओ क्या है, रेस्ट में है, ये फ्रेम क्या है, हम मान के चल रहे हैं रेस्ट में है, तो ओ के रेस्पेक्ट में ए का एक्सीलरेशन ही क्या होगा, 0। या फिर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी तो भी 0, माइनस एक्सीलरेशन ऑफ एस रिलेटिव टू, एक्सीलरेशन ऑफ एस रिलेटिव टू, यानी कि एस कैसा फ्रेम हमारा आ रहा है, इसको कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू एस अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू एस अगर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट किए तो पता चला कि एक्सेलरेशन ऑफ एस रिलेटिव टू दिस फ्रेम विच इज एट रेस्ट इज
नॉट इक्वल टू जीरो, इट हैज सम वैल्यू आर आई माइनस ए एस ओ। इसका मतलब है कि ये जो फ्रेम है कैसा फ्रेम है, एक्सेलरेशन। अब हम कुछ बोलने जा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी फ्री बॉडी का, अगर किसी फ्री बॉडी को किसी रेफरेंस फ्रेम के रिलेटिव में क्या है, एक्सीलरेशन बता रहा है, तो दोज फ्रेम्स आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी फ्री बॉडी को, किसी फ्री बॉडी कौन, जिसका वेलोसिटी या तो कांस्टेंट हो या जीरो हो, अगर किसी फ्री बॉडी को एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन हो, तो समझिए जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसा फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और अगर एक फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में फ्री बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो उस फ्रेम को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं, दोज फ्रेम्स which is either at rest or is moving with constant velocity is called inertial frame of reference, and those frames which has non-zero acceleration, कहने का मतलब वेलोसिटी उसका कांस्टेंट नहीं है, तो वैसे फ्रेम को हम कैसा फ्रेम कहेंगे, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, इसको दोनों तरह से समझ लीजिए कि दोज फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच अ फ्री बॉडी हैज zero acceleration, a free body has zero acceleration is called non-inertial frame. Inertial frame, free body has zero acceleration, then that frame is called inertial frame. If a free body has certain acceleration relative to a frame, then that frame is called non-inertial frame of reference. इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, if a frame of reference is either at rest or is moving with constant velocity is called inertial frame. A frame which is moving with certain acceleration, यानी कि a not equal to zero, acceleration not equal to zero, then that frame is called non-inertial frame of reference. इतना चीज आप नोट कर लीजिए, बुक कॉपी को कलम लेकर के तो बैठे ही होंगे, क्योंकि हम हिदायत दिए हैं भाई कि भाई जब भी बैठिए मेरा वीडियो देखने के लिए तब कॉपी कलम ले करके बैठिए, बताए हैं। तो ये सब इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, अब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, इसको अच्छी तरीके से समझिए। अब नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है भाई, अभी हम तुरंत में हम ठीक है, लीनियर मोमेंटम को हम अभी डिफाइन करेंगे। पहले आप जरा सा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पहले डालिए, टनाटन डालिए, सर यह समझ में नहीं आया, वहां समझ में नहीं आया, आई कैसे हो गया, ई क्या बोल रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आओ फ्री बॉडी, ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है बउआ, इसको हम बोले हैं फ्री बॉडी, कंफ्यूज मत कर जाइएगा, कमेंट में ई मत डालने लगिएगा कि हाँ सर फ्री बॉडी डायग्राम पर तो वो होता है जिसके ऊपर में फोर्स दिखाई, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बउआ, ये फ्री बॉडी है जिसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, ठीक है। चलिए अब इससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं बउआ, ठीक है। इससे अब थोड़ा सा एक कदम इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये दोनों में विभेद करना आप समझ गए होंगे। सिंपल भाषा में समझे तो वैसा फ्रेम जो कि नॉन एक्सेलरेटेड हो, इनर्शियल फ्रेम हो गया, और वैसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड हो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, और वैसा फ्रेम जो इसका एक्सेलरेशन जीरो हो इनर्शियल फ्रेम हो गया। इसको ध्यान से समझ लीजिए, एकदम मन लगा करके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा, आई वुड लाइक टू डिफाइन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किसको कहें, बच्चा वाला चीज है लीनियर मोमेंटम, क्या है बउआ, बच्चा वाला चीज है, ठीक है। चलिए लीनियर मोमेंटम समझ लेते हैं पहले। जैसे कोई बॉडी है, इसका मास है m, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
आई एम नॉट सेइंग दैट v इज कांस्टेंट और वेरिएबल, हम ये नहीं कर रहे हैं, बस मास m है और वेलोसिटी v से ये मूव कर रहा है। तो एक इसका फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया गया, p is equal to mass times its velocity. This physical quantity p is called linear momentum of this particle, where m is mass of this particle, v is velocity of this particle and p is linear momentum of this particle. Obvious है कि v क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम भी ये जो है ये क्या हो जाएगा बुआ, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। यानी कि लीनियर मोमेंटम जो हमारा होगा बुआ विल बी अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम विल बी अ, अब विल बी क्या लिख रहे हैं हम, इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, बोलो ना भैया, इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जिसका डायरेक्शन क्या होगा बउआ, m तो स्केलर है, यानी कि p का डायरेक्शन v के डायरेक्शन में होगा, यानी कि लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा बेटा जी, इस वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगा। इससे ज्यादा तो लीनियर मोमेंटम हमको जानने की जरूरत नहीं है। इसमें भी अगर कहे कि लीनियर मोमेंटम मान लिया एक नहीं दो चार वो पार्टिकल हो, इसका मान लिया जाए कि p1 हो लीनियर मोमेंटम, इसका मान लिया जाए कि p2 हो, इसका मान लिया जाए कि p3 हो, और कहे कि टोटल लीनियर मोमेंटम या नेट लीनियर मोमेंटम इस पूरे तीनों पार्टिकल का निकालिए, उसको ऐड कीजिए, तो क्या करेंगे, वेक्टरियली ऐड कर देंगे, p1 प्लस p2 प्लस p3, ठीक है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसके साथ जो डील करेंगे, मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, सारा का सारा कैसा मेथड लगेगा, वो वेक्टर वाला मेथड लगेगा, p1 प्लस p2 प्लस p3, तीनों को वेक्टर ऐड कर देंगे तो तीनों का लीनियर मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें विशेष कुछ समझने का जरूरत नहीं है। अब इससे एक कदम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं बुआ, थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं, यहाँ इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, m का हो गया kg, अब v का हो गया मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा जी, mlt-1, ये हमारा डायमेंशन हो गया, ये हमारा यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट इसका हो गया, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन हो गया mlt-1 इस फिजिकल क्वांटिटी का। दिस फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, बस इतने समझिए, विशेष अभी इसको समझने का जरूरत नहीं है। कॉलिजन वाला जब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो इसको थोड़ा और ऐसे डिटेल में हम लोग, ठीक है। अब आते हैं बउआ किस चीज पर बउआ, किस चीज पर, न्यूटन साहब का पहला गति का नियम, किनका, न्यूटन साहब का पहला गति का नियम, ध्यान से सुनिएगा। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स on a body is equal to 0, then body will either move with constant velocity or will be at rest until an external force compel that body to change its a state of motion or a state of rest। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर जीरो हो तो वो बॉडी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या फिर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। कहने का अर्थ है कि दैट बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन इट्स अ स्टेट ऑफ मोशन और अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ अ body has net external force equal to 0 on it, then body will try to maintain its a state of motion or a state of rest, ठीक है। कब तक, अब मान लिया जाए कि वो बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो मूव करते रहेगा स्ट्रेट लाइन में, कब तक, जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स
उसके मोशन को डिस्टर्ब ना करे। कहने का अर्थ है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करे फोर्स, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड करे, चेंज करे। ठीक है, अब इससे एक कंसेप्ट निकल के आता है, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया? ठीक है, तो इनर्शिया दो तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दो इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ which the body try to maintain its a state of motion or a state of rest. Inertia is a property of a body by virtue of which that bodies try to maintain its a state of rest or a state of motion. तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ? जब रेस्ट में रहने का प्रयास करें। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या? इनर्शिया ऑफ मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल इनर्शिया, ट्रांसलेशनल इनर्शिया, और दूसरा बस हल्का फुल्का चीज है, जरा सा समझते चलो आगे काम आएगा, रोटेशनल इनर्शिया। क्या? रोटेशनल इनर्शिया। और रोटेशनल इनर्शिया को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं बेटा जी। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ट्रांसलेशनल इनर्शिया क्या हुआ? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट ट्राई टू मेंटेन इट्स अ स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। इट्स अ स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे कि मान लिया क्या है कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव करता रहेगा अनटिल अदरवाइज एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्टर्ब ना करे। उसी तरह से रोटेशनल इनर्शिया क्या होगा कि इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी ट्राई टू मेंटेन इट्स अ स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल माने घूम रहा, ठीक है, तो घूमता ही रहेगा, टनाटन घूमता ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क उसके रोटेशनल मोशन को डिस्टर्ब नहीं करे। क्लियर है? ये सबको भी बस समझते चलिए, कोई बड़का बात नहीं है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ हम बता चुके हैं, लेकिन अब यहां पर एक कंडीशन हम लगा रहे हैं, कंडीशन को याद रखिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है अभी जस्ट बताएं, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नहीं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर मोशन ऑब्जर्व करना, पता चलेगा कि नेट फोर्स है या नहीं है, बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है, हो गया गड़बड़। बात समझ में आ रही है ना? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए ये तो हो गया बउआ। अब जरा सा आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। न्यूटन फर्स्ट लॉ को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हमको कहने के लिए कहा जाए, तो अगर इफ एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 ऑन ए बॉडी, देन भी इज इक्वल टू आइदर क्या होगा बउआ, कांस्टेंट, और भी इज इक्वल टू 0। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इसमें तो कुछ ना नुक्कड़ कुछ भी ऐसा वैसा कुछ बातें नहीं है, यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसके ऊपर में अगर आपके पास में कोई सवाल क्वेश्चन कुछ है, सर ऐसा वैसा, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, वो सब एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि देखते हैं उसका एग्जाम्पल। जैसे घोड़ा पर में कोई आदमी बैठा हुआ है ना, क्या कर रहा है बेटा जी, घोड़ा पर में कोई आदमी बैठा हुआ है, घोड़ा मान लीजिए। अब क्या कीजिएगा, हमको घोड़ा बनाने नहीं आता है, ठीक है। इसका देखिए, इसका ये पगा पकड़े हुए है ना, और अचानक घोड़वा चल दिया आगे तो आदमिया झुक जाएगा पीछे, ऐसा काहे होता है? या बस उस पर सफारी के क्या उसको बोलते हैं, सफर किए है नो, बस उसमें या कार में देखते हैं, जब अचानक से बसवा वाला आगे बढ़ाता है तो आप पीछे
सीट को प्रेस करने लगते हैं, और अचानक अगर ब्रेक मारा तो आप आगे की ओर झुक जाते हो। क्या आप अपना रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहते हैं। यहाँ घोड़वा पर जो ये चढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, घोड़ा पर है, बैठा हुआ है, तो रेस्ट में है, अभी घोड़वो रेस्ट में है और ये आदमियों रेस्ट में है। समझ रहे हैं ना, ये आदमी क्या है, दिस मैन इज एट रेस्ट। और अचानक घोड़ा भागना शुरू किया तो ये आदमी क्या चाहेगा, दिस मैन वुड ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। क्योंकि रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहेगा। तो ये घोड़ा तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ही कहेगा नहीं भैया हम यहीं पर रहेंगे, तब पीछे झुक जाता है। उसी तरह से बस में बैठा आदमी जब अचानक ब्रेक लगता है, तो बस चल रही है मान लिया भी स्पीड वेलोसिटी से, और अचानक बस वाला मार दिया ब्रेक, तो क्या होगा, आदमी क्या होगा, आगे की तरफ झुकेगा, चाहेगा कि नहीं हम मोशने में रहें। द मैन और वुमन और पीपुल वुड ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, जिसके कारण क्या होगा, आगे झुक जाएगा ना। अब आपके मन में वो सवाल उठ रहा होगा कि सर आप इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में तो बताए, कौन कौन सा फ्रेम इनर्शियल है, कौन कौन सा फ्रेम नॉन इनर्शियल है। ऑब्वियस सा बात है बेटा जी कि अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप कहें कि कैसे सर, खुद सोचिए ना, अर्थ इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। चलो 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, आप कहीं भी रहें, यहाँ रहें या यहाँ रहें या यहाँ रहें, आप हमेशा क्या फॉलो कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ नहीं फॉलो कर रहे हैं बेटा जी। हद देखिए, हद देखिए। सर्कुलर काइनेमैटिक्स में हम पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हम पहले पढ़ा दिए। सर्कुलर काइनेमैटिक्स में पढ़ाए थे कि अगर कोई पार्टिकल या बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी है तो भी उसको एक एक्सीलरेशन होता है, किसके टुवर्ड्स, सेंटर के टुवर्ड्स। ये यहाँ ये सर्किल है तो इधर ये सर्किल है तो सेंटर के टुवर्ड्स क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। यानी कि हम जो अर्थ है कैसा फ्रेम हो गया, फिर कोई भी बॉडी पर अर्थ के ऊपर रखा हुआ किसी भी बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर आप किसी मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप किस फ्रेम पर बैठ के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि सबको एक्सीलरेशन है अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स, सेंटर के टुवर्ड्स नहीं बुआ। ये अगर लाइन खींचे कौन सा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड, इसका सेंटर देखिए यहाँ, इस सर्कुलर पाथ का इसका सेंटर यहाँ, तो इस पॉइंट के अलोंग क्या है, एक्सीलरेशन है सबको। लेकिन हम लोग अर्थ को क्या मान के चलते हैं बुआ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मान के चलते हैं, ये जो एक्सेलरेशन आप निकालिएगा ना, रेडियल एक्सेलरेशन, बहुत बहुत कम आता है, बहुत बहुत कम आता है। ठीक है, तो कम आता है तो इसकी वजह से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और अर्थ से अटैच्ड कोई भी फ्रेम, ठीक है, जो अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, जैसे हम अभी रेस्ट में है ना, ये देखो ये अभी रेस्ट में है, तो फ्रेम कैसा फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो अर्थ पर बैठ करके अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी बॉडी के मोशन को, तो आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आराम से लगा सकते हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में। यानी ग्राउंड कैसा फ्रेम हुआ बउआ, इनर्शियल फ्रेम हुआ नहीं, माना गया है। ठीक, सोचे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, जरा सा ध्यान से दिए अपना, टनटना करके, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी बॉडी के ऊपर में नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहने का अर्थ है, अगर मैथमेटिक्स के भाषा में कहें तो एफ नेट एक्सटर्नल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अभी मत पूछने लगिए कि पी क्या है, पी अभी अभी ना डिफाइन किए थे बेटा जी, पी इज इक्वल टू एम वी, मास टाइम्स वेलोसिटी, डी पी बाई डी टी। यही हमारा क्या है बेटा जी, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ,
न्यूटन साहब का ये क्या हुआ बेटा जी, फर्स्ट लॉ, और ये हमारा हो गया न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ेगा। डीपी बाई डी टी लिखे हैं, है ना, तो डीपी बाई डी टी यानी कि डी इंटू एम भी बाई डी टी। अब यू भी वाला फॉर्मूला पर इसको तोड़ रहे हैं, तो हो जाएगा एम डी भी बाई डी टी प्लस भी डी एम बाई डी टी। याद करिए, एम डी वी बाई डी टी क्या है यहाँ बेटा जी, इसको जरा सा याद कीजिए। दिस इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इसको लिख देंगे एम ए प्लस भी डी एम बाई डी टी। पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसमें मास भी उस बॉडी का चेंज कर रहा हो, तो उस केस में हम लोग डीएम बाई डी टी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन जेनरली मास किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जीरो के बराबर। यानी कि एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। क्या बेटा जी, मास टाइम्स एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड, यहां प्रोवाइडेड लिख रहे हैं, दो कंडीशन लगाएंगे हम। प्रोवाइडेड मोशन इज ऑब्जर्व्ड विथ रेस्पेक्ट टू inertial frame of रेफरेंस, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा ये कब होगा, मास क्या हो ऑब्जेक्ट का बउआ, कांस्टेंट। दो कंडीशन लगाए, ये एफ नेट एक्सटर्नल नेट एंड बैलेंस्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन तब होगा जब मोशन इज ऑब्जर्व विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और बॉडी का मास क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर मास कांस्टेंट नहीं होगा तो ये वाला इक्वेशन अप्लाई कीजिए। बात समझ में आ गया, एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी वेयर पी इज लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इस इक्वेशंस में अगर कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो न्यूटन लॉ में, न्यूटन सेकेंड लॉ में, तो आप पूछ सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ में तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अभी तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे बेटा जी, आगे बढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब यहाँ पर में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेल में करके पूछ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरह से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है बेटा जी, समझ में तो सब आ ही रहा होगा, अभी तक तो टनाटन आपका, हाँ अभी तक तो आप बिल्कुल सब समझ रहे होंगे। आगे अभी चलते चलिए, न्यूटन लॉ में यही खाली नहीं है, अभी बहुत मजा आने वाला है। चलिए इसको मिटाता हूँ, इसको हम मिटाता हूँ बड़ा आराम आराम से, हंसते खेलते पढ़िए, टेंशन में मत पढ़िए, ठीक है। टनाटन वीडियो देखिए, आराम से समझिए, कलम कॉपी ले करके बैठिए। थर्ड लॉ तो सबको पता ही होगा होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। कोई भी बॉडी, जैसे कि मान लिया ई एक बॉडी या ई एक बॉडी, एक दूसरे को धक्कम पेल मारा पीटी केले हैं, ये इसको धकेल रहा है, तो डेफिनेटली अगर ये बॉडी ए बी को पुश करेगा इधर, तो बी क्या करेगा, इसको इधर पुश करेगा, ठीक है। क्या समझे, अगर ए बी को पुश कर रहा है तो बी ए को पुश करेगा। इसमें यह होता है कि ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, बी इसके ऊपर में किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ए इसके ऊपर में किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में। एक्शन रिएक्शन फोर्स एक लाइन के अलोंग होगा, और एक्शन रिएक्शन मान लिया एफ ए लगा रहा है राइट साइड, तो एफ बी जो हो जाएगा, एफ ए अगर राइट साइड लगा रहा है तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ ए। बी जो फोर्स लगाएगा एफ ए के मैग्नीट्यूड के बराबर लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक बात आपको बता रहे हैं कि ऑल्दो
ये इसके ऊपर में लगा रहा है, ये इसके ऊपर में लगा रहा है, लेकिन अगर हम नेट फोर्स ए के ऊपर में अगर देखें तो वो जीरो नहीं हो जाएगा। बात समझिएगा। अगर हम इस दोनों बॉडी को ब्रेक कर दें, अलग अलग कर दें, इसको इधर कर दें, इधर इसको इधर कर दें, अब देखेंगे कि किसको कैसे कैसे फोर्स लग रहा है। तो बी ए के ऊपर में किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये एफ बी फोर्स है हमारा, और ए बी के ऊपर में ये ए है, और ए बी के ऊपर में किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, एफ है, एफ बी बराबर माइनस एफ, ठीक है, एफ बी जो है माइनस एफ है। तो इस बॉडी के ऊपर में अगर हम फोर्स, नेट फोर्स देखें तो देखो ना, एफ बी इसके ऊपर में लग रहा है लेफ्ट साइड में, और एफ है इसके ऊपर में। हाँ, एज ए होल अगर देखें इन दोनों बॉडी को, एज ए होल अगर देखें, पूरे ए और बी को एक साथ देखें, तब नेट फोर्स इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या है बेटा जी, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, एक्शन रिएक्शन वाला ये सब है, ठीक है ना। चलिए, इसमें तो और कुछ विशेष नहीं। हाँ, ये भी किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये आप एवरी एक्शन देयर इज इक्वल सब लगेगा। जो न्यूटन का जो भी नियम है ना, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही आप ऑब्जर्व करिएगा तो करेक्ट रिजल्ट देगा, नहीं तो अब्सर्ड रिजल्ट देगा। आप पगलाने मत लगिए कि ये क्या हो रहा, इसके ऊपर में तो नेट फोर्स जीरो है, तो यू एक्सीलरेशन ये क्या हो रहा है, ठीक है। न्यूटन का तीनों नियम तो हो गया बेटा जी खत्म। अब नेक्स्ट जो हम अभी के अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर आने वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको किस तरह से डील करेंगे, कैसे फोर्स पता करेंगे, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन किसी बॉडी का। न्यूटन सेकंड लॉ क्या दिया, अगर मास कांस्टेंट हो तो नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स और एक्सीलरेशन में एक रिलेशन है। न्यूटन सेकेंड लॉ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन में एक क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, ये एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, उसको बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिस्टम। जब हम किसी मोशन का स्टडी करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, सबसे पहले हमको एक सिस्टम चुनना होगा, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे पार्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है। हो सकता है कि 3-4 बॉडी का सिस्टम लिए, अब हो सकता है कि हमको उसको अलग अलग करके स्टडी करना पड़े, तो पार्ट ऑफ सिस्टम को समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज आएगा फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, वो क्या होता है, स्टेप्स क्या क्या होगा एक न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम सोल्व करने में, कौन कौन सा स्टेप्स होगा, ठीक है। तो ये सबको अब हम डिटेल में अब हम लोग समझने जा रहे हैं। उसके बाद पुली वाला प्रॉब्लम आएगा, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। क्या बेटा जी, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो ये सारा का सारा ये सब जो टॉपिक है बाकी बचा हुआ ये सब टोटल, उसके बाद पता नहीं 50 प्रॉब्लम 100 प्रॉब्लम बनवाएंगे हम लोग, हम आप लोगों से, उसमें भी मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले ये सब सिस्टम, पार्ट ऑफ सिस्टम, फ्री बॉडी डायग्राम, पुली, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मोशन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट मोशन, किसी सर्टेन कंडीशन के अंतर्गत अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। तो ये सब का भी हम लोग समझेंगे, ये सब है क्या, कैसे क्या इसको यूज कैसे करते हैं प्रॉब्लम बनाने में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गया होगा, उसमें बस इतना ही था, ठीक है। अब हम लोग जो भी यहाँ पर में जो इसको क्या कहते हैं कि डिस्कस करने जा रहे हैं, वो न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम को सोल्व करने का कुछ टेक्निक, कुछ मेथड, कुछ तरीका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग जो अभी पढ़ाए हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, ठीक है। उसको समझने का प्रयास कीजिए, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब
सिस्टम समझेंगे, पार्ट ऑफ सिस्टम, फ्री बॉडी डायग्राम और कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। ठीक है, अब सबसे पहले भी हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है ना। क्या समझ लेते हैं? सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज। व्हाट इज सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज? जरा सा एक दो लाइन का कंसेप्ट है, जरा सा उसको देख लेते हैं, फिर ये सब हम सिस्टम, पार्ट ऑफ सिस्टम, एपीडी, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ये सब सारा का सारा हम लोग ऐसे वाला डिस्कस वाला करें। ठीक है ना, टेंशन वाला कोनो बात नहीं है बेटा जी, आराम आराम से करते हैं। सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज, ये क्या कहता है? सपोज एक बॉडी है, ठीक है ना, जिस पर जब फोर्स F1 लगाए, क्या लगाए? F1, तो इसमें एक्सीलरेशन क्या प्रोड्यूस किया? A1। ठीक है, जब इसी बॉडी के ऊपर में, बॉडी A है, फोर्स F2 लगाए, F1 हटा दिया हमने, फोर्स क्या लगा दिया बेटा जी? F2 लगा दिया, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया बेटा जी? F1 में एक्सीलरेशन क्या है? A1। F2 में एक्सीलरेशन क्या है? A2। और F3 में एक्सीलरेशन क्या है? A3। इस तरह से n फोर्स में, सिंगल फोर्स में, अब क्या किए कि इसके ऊपर में सारा फोर्स एक साथ लगा दिए। क्या कर दिया? F1 लगा दिया, F2 लगा दिया, F3 लगा दिया। ठीक है, और सबका रिजल्टेंट निकाला, तो क्या आएगा बउआ? F1 प्लस F2 प्लस F3। तो पाया ये जाता है कि ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है वो हो जाता है A1 प्लस A2 प्लस A3। बात समझ में आ रही? यानी कि अगर F1 फोर्स लगाए, F2 फोर्स लगाए, F3 फोर्स लगाए इंडिविजुअली, तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है इंडिविजुअली A1, A2, A3, करस्पॉन्डिंगली F1 का A1, F2 का A2, F3 का A3। और अगर एक साथ सबको लगाए तो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, मान लिया जाए कि A प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे समझिए इसको, मान लिया जाए कि A प्रोड्यूस कर रहा है, देन ये पाया गया कि A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, ये क्या है? ये है, यानी कि अगर n फोर्सेज किसी बॉडी के ऊपर में एक साथ लगता है तो सबका जो इफेक्ट है, इफेक्ट क्या है? एक्सेलरेशन, इंडिविजुअल इफेक्ट के वेक्टर सम के बराबर होता है। यानी कि ये फोर्स इसके इफेक्ट को अफेक्ट नहीं करता है, ये फोर्स इसके इफेक्ट को अफेक्ट नहीं करता है। बात समझ में आएगी? दिस इज कॉल्ड सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। कुछ बहुत बाका चीज नहीं है, ठीक है ना। इंडिविजुअली जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, अगर एक साथ लगा देंगे तो सबका वेक्टर सम के बराबर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा, ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा, ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इससे आगे अब हम लोग जरा सा सिस्टम के ऊपर वाला, आज जरा आराम आराम से एकदम इसको जरा सा भिंगा के ले आओ तो बालक। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बउआ? क्या करेंगे? हम लोग सिस्टम समझेंगे। क्या समझेंगे? सिस्टम। सिस्टम है क्या? सिस्टम, सिस्टम अ सिंगल बॉडी और मोर देन अ बॉडी, मतलब एक से अधिक बॉडी हो या एक बॉडी हो। ठीक है, कहने का मतलब है सिस्टम इज अ बॉडी और अ ग्रुप ऑफ बॉडी on which we are going to apply the Newton's second law, और we are going to apply the Newton's laws of motion। और फिर इस तरह से भी कहें, जो हमारे स्टडी के जिस बॉडी का, जिन जिन बॉडी का हम स्टडी कर रहे हैं, मोशन का स्टडी, जिन जिन बॉडी को हम लिए हैं, जो अंडर ऑब्जर्वेशन, अ सिंगल बॉडी और ग्रुप ऑफ बॉडी, हाँ,
अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, या फिर इसको मोर मतलब लूज भाषा में समझें कि सिस्टम एक बॉडी का हो सकता है, दो बॉडी का हो सकता है, मोर देन टू बॉडीज का हो सकता है, जिसके ऊपर में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हम सिस्टम अपना डिसाइड करेंगे उसके बाहर जो भी ऑब्जेक्ट बॉडी है वो एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, और जो उस बॉडी से हमारे सिस्टम के अंदर बॉडी है वो क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। जैसे एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारा क्या बेटा जी, ग्राउंड, इसके ऊपर में हमने क्या रख दिया, ब्रिक, ईंट रख दिया। बात समझ में आ रही, ईंट रख दिया, ठीक है ना, ये क्या रख दिया हमने, ईंट रख दिया। तो आप तो जानते ही हैं कि इस सरफेस के द्वारा इसके ऊपर में एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड लगेगा ना, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगा। अब बताइए, अगर हम ले सिस्टम, तो ये क्या है, ग्राउंड, क्या है ये, ग्राउंड। तो हम अब सिस्टम में अगर ये ले लें कि ये ब्लॉक, ये ब्रिक, और ग्राउंड माने पूरा अर्थ, पूरा अर्थ को अगर सिस्टम में ले लें, कहने का मतलब अब इसको थोड़ा सा बनाइए अभी अर्थ की तरह, ये हमारा अर्थ है मान लीजिए, क्या है बेटा जी, अर्थ है, और इसके ऊपर में ये ब्लॉक रखा हुआ है। अगर हम अर्थ और ब्लॉक को एक सिस्टम मान लें तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ये अर्थ और ये ब्लॉक एक सिस्टम हो गया। तब इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट कौन कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल सिस्टम के बाहर कौन हो जाएगा, इधर मून, इधर मार्स, पता नहीं और कौन कौन सा ग्रह जो भी इसके बाहर आएगा वो सारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, लेकिन हमें सिस्टम क्या, इतना बड़ा सिस्टम थोड़े ना चुनेंगे हम, सिस्टम यहाँ क्या चुनते हैं जनरली, सिर्फ ब्लॉक। ये ब्लॉक हमारा क्या हो गया, सिस्टम, सिंगल बॉडी का सिस्टम हुआ। तो इसको इधर बाहर लेकर के आ गए और दिखा दिए इसके ऊपर, ये हमारा क्या है, सिस्टम। अब इसके ऊपर में जो जो फोर्स लग रहा है वो हम शो करेंगे, दिखाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सिस्टम क्या है, अ सिंगल बॉडी और ग्रुप ऑफ बॉडी विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, कहने का मतलब जिसके मोशन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और जिसके ऊपर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है। तो सिस्टम एक ब्लॉक हो सकता है, एक वेज हो सकता है, एक पुली हो सकता है, या पुली, स्ट्रिंग, ब्लॉक, वेज सब एक साथ हमारे सिस्टम में हो जाए। जैसे कि एक हम थोड़ा सा हम एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि देखिए समझिए सिस्टम, ये यहाँ एक हमारा क्या है बेटा जी, ब्लॉक, क्या है ये, ब्लॉक। सपोज हम क्या किए, इसको एक स्ट्रिंग इधर से एक स्ट्रिंग इधर से टांग दिए, बात समझ में आ गई, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसको हम इस तरह से टांग दिए हैं, ये हमारा सीलिंग। बात समझ में आ गई। अगर हम कहें कि हमारा सिस्टम सिर्फ ये ब्लॉक है, कौन है, ये ब्लॉक है, तो ये सीलिंग, ये स्ट्रिंग जो इसके साथ कनेक्टेड है, ये सब सब क्या हो जाएगा बुआ, एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ये सब क्या हो गया, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये सीलिंग, ये सब सब इसके लिए क्या हो गया, ये अर्थ, ग्राउंड, बाकी जो भी इससे बाहर है, इस ब्लॉक के बाहर, वो एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, और ये हमारा सिस्टम हो गया। इसी तरह से मान लिया जाए कि ये दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक, इसके ऊपर एक ब्लॉक, इसके बगल में एक ब्लॉक, इतना सारा हो गया। और अगर हम क्या करें, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक हमारा सी है, और अगर हम डिसाइड कर लें हमारा सिस्टम कौन कौन सा है, ए बी सी, तो ए बी सी को बाहर निकाल लीजिए, तो ये हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, ये इसके साथ ऐसे है, सी ऐसे है, और इसके ऊपर में बी रखा हुआ है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, तो ये हमारा क्या हो गया बउआ, सिस्टम। तो ये ग्राउंड क्या हो गया, इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट हो गया। ये क्या हो गया बेटा जी, एक्सटर्नल एजेंट। समझ में आ रही बात, सिस्टम, सिस्टम डिसाइड करना, सिस्टम कैसे चूज करेंगे, दो चार पांच एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि ये एक लिफ्ट है, ये क्या है बेटा जी, लिफ्ट,
ये स्ट्रिंग है इसका, ये इससे टंगा हुआ है, कहीं टंगा हुआ है, इसमें एक ठो ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम किसको किसको सिस्टम ले सकते हैं? पहला तो हम सिर्फ ये सिंगल ब्लॉक को ले लें, तो ये लिफ्ट का जो ये फ्लोर है ये एक्सटर्नल एजेंट हो गया, अर्थ एक्सटर्नल एजेंट हो गया, ये बॉक्स पूरा एक्सटर्नल एजेंट हो गया। अगर ये बॉक्स प्लस ये ब्लॉक ले लें ये पूरा, तो हमारा ये स्ट्रिंग एक्सटर्नल एजेंट हो गया। ये हमारा जो नीचे ग्राउंड है ये एक्सटर्नल एजेंट हो गया, बाकी सब एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल एजेंट और इंटरनल एजेंट कौन हो रहा है, वो डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। अगर हम सिस्टम में ये अर्थ, ये ब्लॉक, ये स्ट्रिंग सब ले लें तो हमारा एक्सटर्नल एजेंट मून हो जाएगा, मार्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी इंटरनल एजेंट ये सब हो गया। तो ये तो हमारा हो गया सिस्टम। क्या हो गया है बेटा जी? सिस्टम। अब इसमें चलते हैं पार्ट ऑफ सिस्टम क्या हो गया। जैसे अगर सिंगल बॉडी है तब तो इसका पार्ट कोई है ही नहीं, सिंगल बॉडी हो गया। यहां देखिए ए बी और सी तीन ब्लॉक है, तो पार्ट ऑफ सिस्टम क्या हो गया? जो हमने अपना सिस्टम डिसाइड किया है उसको भी तो अब हम सेपरेट कर सकते हैं। ए को अलग कर दिए यहां, है ना, सी को यहां हटा दिए और बी को यहां हटा दिए, तो हमारा बी, ए और सी ये तीनों क्या है? जो हमने सिस्टम डिसाइड किया है उसका ही पार्ट हो गया। ए इसी सिस्टम का पार्ट, बी इसी सिस्टम का पार्ट, सी इसी सिस्टम का पार्ट। बस समझ में आ गया? तो दीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ सिस्टम। जैसे यहां पर मैं अगर ये दोनों स्ट्रिंग और इस ब्लॉक को ले लिए सिस्टम, ठीक है, तो हमारा पार्ट ऑफ सिस्टम क्या क्या हो जाएगा? फिर ये ब्लॉक, है ना, फिर ये स्ट्रिंग, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ सिस्टम हो जाएगा। इसी तरह से मान लिया जाए कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड, ये सब थोड़ा सा समझ लीजिए, अब आप इसको डिलीट करने जा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सिस्टम कौन है। हाँ, पार्ट ऑफ सिस्टम को कंसीडर करना पड़ा, सिस्टम को कंसीडर करना पड़ा, तो सिस्टम और पार्ट ऑफ सिस्टम को भी समझिए। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है वो हम आगे अभी बताने वाले हैं। ठीक है, पहले आप सिस्टम को पकड़ना सीखिए, किसको सिस्टम माने किसको सिस्टम नहीं माने। जैसे कि अब देखिए, ये हमारा एक पुली, इधर से एक ब्लॉक M1 अटैच्ड है, इधर से दूसरा ब्लॉक M2 अटैच्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर में देखिए हमारा सिस्टम किसको मान सकते हैं? एक तो मान सकते हैं ये पुली प्लस स्ट्रिंग और प्लस ये दोनों ब्लॉक, है ना, और दूसरा हम सिस्टम मान सकते हैं सिर्फ ये दोनों ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक। तो इन दोनों ब्लॉक के लिए एक्सटर्नल एजेंट या स्ट्रिंग हो जाएगा, ये पुल्ली डुल्ली यार सब इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा जी? एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा। अब जैसे पार्ट ऑफ सिस्टम, तो M1 को अलग लिखिए और M2 को अलग लिख दीजिए। इस तरह से M1 जो हम सिस्टम डिसाइड किए उसका एक पार्ट है, M2 जो सिस्टम डिसाइड किया उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, स्ट्रिंग वगैरह, अर्थ वगैरह इसके लिए क्या हो गया? एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में, जैसे कि वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, देखिए यहाँ यह देखिए एक पुल्ली और यहाँ एक मास है, और यह यहाँ पर भी एक पुल्ली है ना, और यहाँ पर में भी एक ठो मास है, यहाँ भी एगो मास है। आप देखिए इसमें किसको सिस्टम लीजिएगा, ये M1, ये M2 और ये M3, आई पुल्ली P1, आई पुल्ली P2। देखिए किसको, अब इसमें सिस्टम हम लोग क्या ले लेंगे बताइए? एक सिस्टम इसको लेंगे, दूसरा सिस्टम ये लेंगे, तीसरा सिस्टम ये लेंगे, कि पूरे कोई सिस्टम ले लें, पूरा दोनों पुल्ली, दूगो स्ट्रिंग प्लस तीन गो ब्लॉक को सिस्टम। किसको सिस्टम? किसी को भी ले सकते हैं। सिस्टम का चॉइस एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू, किसको आप सिस्टम ले रहे हैं। अब सिस्टम सिस्टम तो इतना देर से हम चिल्ला रहे हैं, सिस्टम चुनेंगे क्यों, इसका फायदा क्या है? तब उसके लिए अब चलते हैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम पर। ठीक है, सिस्टम समझ गए, अब चलिए आ जाइए आप फ्री बॉडी डायग्राम पर। ठीक है, FBD, FBD, FBD क्या होता है?
FBD इज जैसा नाम है फ्री बॉडी डायग्राम. It is a diagram of any body or object which shows all the external forces acting on that body or system. ये वो सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम. What is free body diagram? Free body diagram is a diagram which shows all the forces, all the external forces acting on a system or a single body. ठीक है. अब देखिए किसी सिस्टम के ऊपर में जो एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि 3 ब्लॉक वाला हम ले लेते हैं बउआ. क्या ले लेते हैं? 3 ब्लॉक वाला. ये हमने सिस्टम लिया था ए, बी और एगो यहाँ सटा हुआ आराम से था सी. 3 ब्लॉक वाला ये हम सिस्टम लिए थे. ठीक है. तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका खींचने के लिए कहेगा, पूरे सिस्टम का अगर कहेगा, ठीक है, पूरे सिस्टम का, तो इसके ऊपर में कौन कौन सा फोर्स, जैसे नीचे इसके ग्राउंड था, तो ग्राउंड के द्वारा क्या लग जाएगा इस पूरे सिस्टम के ऊपर? अपवार्ड फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन. पूरे सिस्टम के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. ठीक है ना. और एक कहीं मान लिया यहाँ कहीं सेंटर हो, टोटल मास यहाँ कंसिडर डाउनवर्ड एक mg लग जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम. अब अगर कहे कि पार्ट ऑफ सिस्टम का FBD कीजिए, तो पार्ट ऑफ सिस्टम देखिए कैसे होगा. ये हमारा ए है. ए के ऊपर में सबसे पहले डाउनवर्ड mg बताए थे, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स वाला क्लास में बताए थे. ठीक है. उसके बाद चूंकि सब रेस्ट में है, मोशन वोशन में तो है नहीं, रेस्ट में है सारा का सारा बॉडी. ठीक है. बी इसके ऊपर में लगा रहा होगा, एगो लगा रहा होगा ना, सॉरी, ये बी लगा रहा होगा इसके ऊपर में एक नॉर्मल रिएक्शन एन बी. ए के ऊपर में अपवार्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा एन ए. ये क्या दिखा रहे हैं हम? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी. mg लग रहा है इसके ऊपर में डाउनवर्ड, ए के ऊपर में mag कर दो इसको, ए का मास मान लिया ma है, mag ए के ऊपर में लग रहा है. फिर सरफेस के द्वारा ma जो ए है उसके ऊपर अपवार्ड फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन. फिर बी के ऊपर में अगर ए नॉर्मल रिएक्शन अपवार्ड लगा रहा होगा, तो बी इसके ऊपर में एक डाउनवर्ड लगा रहा होगा, है ना, एन बी. उसके बाद सी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे, तो एक तो डाउनवर्ड फोर्स mg, एक तो इसके ऊपर में भी नॉर्मल रिएक्शन mc लगेगा. अगर बी का फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे, तो बी के ऊपर में कौन कौन सा फोर्स? एक तो डाउनवर्ड mg लगेगा ही लगेगा, अर्थ के द्वारा. एक्सटर्नल एजेंट यहाँ क्या है? अर्थ है. और दूसरा क्योंकि एनबी इसके ऊपर में अपवार्ड लगेगा, क्योंकि ये सरफेस के द्वारा ऊपर लग रहा है, तो ये इसके ऊपर में नीचे लगा रहा है यहाँ. तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, बी एंड सी हो गया. तो क्या है फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम इज दैट डायग्राम which shows all the external forces acting on that body or system. यहाँ पर मैं एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम खींच रहे हैं, तो ध्यान बस इतना दीजिएगा कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज, जैसे अब इस सिस्टम पर तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा हुआ? नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स mg. लेकिन जैसे ही हम अलग अलग कर दिए पार्ट ऑफ सिस्टम, तो ये इसके लिए क्या हो गया? ये इसके लिए एक्सटर्नल हो गया. ये भी, ये बॉक्स इस बॉक्स के लिए एक्सटर्नल एजेंट हो गया, ये बॉक्स इस बॉक्स के लिए एक्सटर्नल एजेंट हो गया. ये समझना बहुत जरूरी है. ऑल्दो ये पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, लेकिन अगर हम पार्ट अलग अलग कर दिया, सबका फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहे हैं, तो ये इस बॉडी के लिए क्या होगा? एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा. ये इस बॉडी के लिए एक्सटर्नल एजेंट. सिमिलरली इसके लिए ये एक्सटर्नल हो गया. तो इसके ऊपर में एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सा लगेगा? mag डाउनवर्ड इसके ऊपर में लगाएगा. फिर नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर में सरफेस के द्वारा वर्टिकली अपवर्ड लगेगा. इसके द्वारा नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर से एनवी डाउनवर्ड लगेगा. तो इस तरह से सिस्टम में भी जब पार्ट ऑफ सिस्टम कंसीडर करते हैं, तो जो पार्ट है अलग अलग, एक पार्ट दूसरे पार्ट के लिए क्या हो जाता है? एक्सटर्नल एजेंट हो जाता है. तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है.
बात समझ में आएगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है बेटा जी? फ्री बॉडी डायग्राम is that diagram which shows all the forces acting on the object under observation। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ही हो गया। एक आध फ्री बॉडी डायग्राम और ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ लगता है? एक्शन रिएक्शन पेयर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे पास करता हुआ एक टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट खींचे और उसके ऊपर में नॉर्मल लगेगा। जैसे अभी जरा सा हम आपको एक आध गो और ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे हम खींच तीर करके बताता हूँ। टेंशन वाला कोनो बात नहीं है बउआ। चलिए, वही ब्लॉक जो अभी निकाले थे, वो ब्लॉक जो लटका हुआ था इस तरह से, ये हमारा ब्लॉक है बेटा जी। एक स्ट्रिंग ऐसे, एक स्ट्रिंग ऐसे। इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हमको कहे खींचने के लिए, है ना, तो एक फोर्स क्या लगेगा बउआ? अर्थ एक्सटर्नल एजेंट है, अर्थ के द्वारा डाउनवर्ड mg, लास्ट क्लास फोर्स वाला हम बताए हैं, फोर्स mg। जी क्या है ये भी बताए थे। m क्या है? इस बॉडी का मास। फिर एक स्ट्रिंग का टेंशन इधर एगो मान लिया T1 है, एक तो इधर लग जाएगा। हो गया इसका पूरी बॉडी डायग्राम। ऑल द फोर्सेस, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, बार बार हम बोल रहे हैं ऑन, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहा है उसको सिर्फ कंसीडर करना है। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी तो लगा रहा है ना स्ट्रिंग के ऊपर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस स्ट्रिंग के ऊपर इस डायरेक्शन में, लेकिन ये लगा रहा है, इसके ऊपर जो लग रहा है फ्री बॉडी डायग्राम में वो फोर्स शो करना है। ठीक है, अब जैसे वो पुल्ली वाला ले लीजिए भाई, देखिए ऐसे था ना, ये पुल्ली हो गया, इधर एक ब्लॉक M1, इधर एक ब्लॉक M2। अब अगर कहे कि M1 का फ्री बॉडी डायग्राम खींचिए, M2 का खींचिए, पुलिया का खींच दीजिए। ठीक है ना, अगर स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है तो इसमें हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? सेम होगा, बताए थे फोर्स वाला क्लास में। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम M1 का क्या हो जाएगा बेटा जी? M1 का डाउनवर्ड फोर्स mg, टेंशन ऊपर अपवर्ड T। इसका क्या हो जाएगा बेटा जी? M2 का, अब किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उससे मतलब नहीं है हमको, बस M2 जी इसके ऊपर भी नीचे डाउनवर्ड प्लस अपवर्ड क्या हो जाएगा? टेंशन। ये इस दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अगर इसी में पूछे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचिए पुल्ली का, तो एगो इधर से टेंशन लगा देंगे, एगो इधर से टेंशन लगा देंगे, इसके ऊपर में ये मान लेते हैं F फोर्स लग रहा है, यही 3 फोर्स लगेगा ना। ये पुल्ली को अगर सिस्टम ले लिया हम, पार्ट ऑफ सिस्टम, तो ये टेंशन 2 गो नीचे और एगो ऊपर। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये सब हमारा क्या है बेटा जी? फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे कि एगो बेस है, इसके ऊपर में ये है, क्या है? ब्लॉक रखा हुआ है m, इसका मास m, और कहे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचिए, इसका खींचिए। देखिए ये ग्राउंड पर है, ऐसे बेटा जी, ये ग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले इसका खींचते हैं, इसका क्या हो जाएगा बेटा जी? ऐसे खींच दीजिए, है ना। अब इसके ऊपर में एक तो डाउनवर्ड क्या लगेगा बेटा जी? mg लग जाएगा। फिर इस सरफेस के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है वो लग जाएगा n, लगेगा ना। और अगर ये सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस है, तो बाकी और कोई फोर्स इसके ऊपर में नहीं लगेगा। अब इस वेज के ऊपर में क्या क्या लग जाएगा बेटा जी? देख लीजिए, इसके ऊपर में एगो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के द्वारा ऊपर n, फिर ई नॉर्मल रिएक्शन चूंकि इसके ऊपर में लगाया था, ये इसके ऊपर में लगा रहा होगा, यहाँ ये n डैश ले लीजिए, ये n लगेगा, है ना। इसके मास अगर mg है, m है, तो अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड, यही इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो और तो कोई फोर्स नहीं लगेगा इसका। बात समझ में आ रही है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसी तरह से आप कोई भी पार्ट ऑफ सिस्टम या सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग खींच सकते हैं। और एक आध दो हम फ्री बॉडी डायग्राम आपको खींच करके दिखा देते हैं बेटा जी, कोनो बड़का बात नहीं है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम इज अ डायग्राम which shows all the forces acting on that object। ठीक है ना, वही हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। अब 2-4 वो और हम आपको फ्री बॉडी डायग्राम शो कर रहे हैं, 1 सेकंड रुक जाइए, जरा टिपिकल थोड़ा बच्चा वाला नहीं, जरा
हल्का फुल्का वाला जरा चार बोर्ड दिखाते हैं आपको। जैसे कि सपोज ये क्या है, एक इस तरह से इसके बीचों बीच में वो क्या है, एक स्फीयर को हम ऐसे करके डाल देंगे। ये इस तरह से अब पूछ रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा घुमड़ा हो गया बेटा जी। अब पूछ रहा है कि इस जो स्फीयर है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, अगर इसका मास m है तो देखिए ना, इसको नीचे ऐसे करके ले आइए। ये हमारा इधर का सरफेस हो गया, ये हमारा इधर का सरफेस हो गया। इस सरफेस के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन एक इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस सेंटर से दिखाइए ऐसे, n1 इधर से मान लिया, और फिर इधर से वो लगेगा तो n2 इधर से लगा दीजिए। नॉर्मल रिएक्शन है दोनों तरफ से। सेंटर से डाउनवर्ड एक्सटर्नल एजेंट अगर मास m है तो ये अर्थ लगाएगा एगो फोर्स m, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो सोचना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, सब फोर्स को सिर्फ शो कर देना है, एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए कि मान लिया जाए कि एगो ऐसे है बॉडी ए, इसके ऊपर में एगो है बी, इसके ऊपर में एगो है सी, ये एयर सरफेस पर रखा हुआ है, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम खींच दीजिए। तो ए पहले ले लीजिए आप, क्या ले लीजिए बेटा जी, ए ले लीजिए। ए के ऊपर में पहला फोर्स तो लग जाएगा एम ए इंटू इसका मास इंटू जो ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ। फिर सरफेस के द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एन ए, फिर चूंकि ई बी के द्वारा लग रहा होगा एगो नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड, तो एन बी डाल दीजिए। ये बी क्या है, बी के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन। अब बी को ले लीजिए बउआ, बी के ऊपर में सबसे पहले एगो एम बी जी क्या लग जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड यार तो तीनों पर लगा रहा होगा ना। हाँ, अब देखिए एन बी चूंकि ये इसके ऊपर में लगा रहा था नॉर्मल रिएक्शन, इसके ऊपर में एन बी ऊपर लग जाएगा। फिर सी इसके ऊपर में एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा डाउनवर्ड एक्शन रिएक्शन, पेयर एन सी डाउनवर्ड लग जाएगा। फिर अगर सी का हम फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो सी का एम सी जी और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन सी, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ खींचा गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टनाटन जो है सो कि खींच सकते हैं, समझ रहे हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी बॉडी का। अब जैसे कि एक और है, ये हाँ एक स्ट्रिंग है, ये वो स्ट्रिंग यहाँ है टनाटन, कह रहा है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सिंपल है ना बेटा जी, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन, और डाउनवर्ड एगो फोर्स एम जी, इसी में डाल दो। ये T1 ले लो, ये T2 ले लो, ठीक है बेटा जी। तो सब टनाटन आप फ्री बॉडी डायग्राम खींच सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए खींचने का, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम। अब आगे एक स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम सीख गए, सिस्टम डिसाइड करना सीख गए, पार्ट ऑफ सिस्टम क्या है सीख गए, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या है सीख गए। तब हम लोग अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम जब एट हैंड आ जाए, हाथ में जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको सोल्व अब कैसे करेंगे, तो उसका अब हम स्टेप्स बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं बेटा जी, स्टेप्स बताने जा रहे हैं। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हैंड पे है तो सबसे पहला स्टेप होगा डिसाइड योर सिस्टम। क्या करिए, सिस्टम डिसाइड कीजिए, किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसके मोशन का स्टडी करेंगे, किसका एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। स्टेप्स टू सोल्व न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन प्रॉब्लम। पहला स्टेप में क्या, डिसाइड द सिस्टम। डिसाइड द सिस्टम कहने का मतलब हुआ किसके मोशन का आप स्टडी करना चाहते हैं, किस किस बॉडी के लिए आप, जिस जिस बॉडी के लिए आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहते हैं, उस बॉडी को आप मिला के एक सिस्टम में ले लीजिए।
उसके बाद डिसाइड द सिस्टम, सेकेंड स्टेप हो गया सो, ड्रॉ या फिर ड्रॉ बोलिए ना, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर सिस्टम और पार्ट ऑफ सिस्टम एज पर रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा आप पार्ट ऑफ सिस्टम या सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम आप खींचिए। ठीक है, थर्ड स्टेप में आप आ जाइए। रफली, क्योंकि एग्जैक्टली तो या फिर रफली क्या कहें, रफली या रफली मत कहिए, इसमें फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, कि एक्सीलरेशन किधर होगा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। जब आप सिस्टम डिसाइड कर लिए, पार्ट ऑफ सिस्टम डिसाइड कर लिए, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिए, तो क्या करिए कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन किधर है। जो भी आप पार्ट ऑफ सिस्टम हो या सिस्टम, उसका एक्सीलरेशन देखिए कि किधर इसका एक्सीलरेशन होगा। फोर्थ स्टेप में अब आप क्या कीजिए कि जो फोर्सेज आपने शो किया है उसको या तो एक्सीलरेशन के एलोंग रखिए, और जो नहीं रह रहा उसका कंपोनेंट ब्रेक कीजिए। मतलब फोर्सेस को क्या कीजिए, जो एक्सीलरेशन के अलोंग है या परपेंडिकुलर है उसको कुछ मत कीजिए, लेकिन जो एक्सीलरेशन या उसके परपेंडिकुलर के साथ या एक्सीलरेशन के साथ सर्टेन एंगल बना के जो फोर्स है उसका कंपोनेंट ले लीजिए, एक्सीलरेशन के अलोंग और एक्सीलरेशन के। तो क्या ब्रेक all the forces into its component along acceleration or perpendicular to acceleration। ये काम कीजिए, break all the forces into its component along acceleration and यहां लिखेंगे परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन। हाफ स्टेप आपका होगा बउआ, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ टू ऑल द ऑब्जेक्ट कहिए या बॉडी कहिए, ऑल द बॉडी और सिस्टम, जिसके ऊपर आपको अप्लाई करना है, जिसके ऊपर में अप्लाई कर दीजिए। सिक्स्थ स्टेप में है सोल्व फॉर क्या, शाउट क्वांटिटी। जो निकालना है उसके लिए आप इक्वेशंस को सोल्व कीजिए। सोल्व फॉर शाउट क्वांटिटी, ये 6वां स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप डिसाइड द सिस्टम, दूसरा स्टेप ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ योर सिस्टम और पार्ट ऑफ सिस्टम एज पर रिक्वायरमेंट, तीसरा स्टेप फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, पता चल जाएगा प्रॉब्लम में। ब्रेक ऑल द फोर्सेज इनटू इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्सीलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ टू ऑल द बॉडी और सिस्टम, सोल्व फॉर शाउट क्वांटिटी। एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन के लिए सोल्व कीजिए, टेंशन निकालना है, फोर्स निकालना है जिसके लिए, तो उसके लिए अब आप सोल्व कीजिए। अब ये चारों पांचों छवो स्टेप जो है किसके रेस्पेक्ट में, ये किसके रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना है मोशन को, तभी न्यूटन सेकेंड लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भैया का प्रॉब्लम है। ठीक है, एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं बुआ।
चले बेटा जी, ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। कहता है बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स। चलो एक बॉडी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा जी? एक बॉडी ले लेते हैं। और मास कितना है इसका? m है। मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल के साथ ही कितना एंगल बना रहा है? ये हमारा हॉरिजेंटल है। मान लेते हैं कि ये क्या बना रहा है बेटा जी? अल्फा। और ये क्या बना रहा है बेटा जी? बीटा। बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड है मैंने हवा में लटक रहा है, यानी कि इधर कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। चलो ये सीलिंग ले लिया, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये अल्फा, ये बीटा बना रहा है, इसका मास m है। तो पहला स्टेप क्या बताए थे? डिसाइड द सिस्टम। हम सिस्टम तो डिसाइड कर लिया, m को ही हम सिर्फ सिस्टम ले लिया अपना। m को बाहर निकाल लो। पहला चीज डिसाइड किया, सिस्टम बाहर निकाल लिया। दूसरा स्टेप क्या बताए थे बेटा जी? क्या बताए थे? दूसरा स्टेप क्या था? ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द योर पार्ट ऑफ सिस्टम और सिस्टम। तो चलिए इसके ऊपर में टोटल फोर्सेस दिखा देते हैं। डाउनवर्ड फोर्स mg, इधर मान लेते हैं कि टेंशन T1 है, इस साइड वाला, इधर वाला टेंशन क्या है? T2 है। और ये हमारा एंगल क्या है बेटा जी? ये अल्फा है और ये बीटा है। ये FBD हम ड्रॉ कर लिए इसका। ये तो ऐसे लाइन ये क्या खींच दिया हम बेटा जी? FBD खींच दिया इसका। थर्ड स्टेप क्या बोलता था कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ये तो बेटा जी लटका हुआ, इसका एक्सीलरेशन तो है नहीं कुछ, इसका कुछ एक्सीलरेशन है, लेकिन फिर भी हम इन फोर्सेज को हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो T1 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा? देखिए T1 इधर क्या लगेगा? कॉस अल्फा। T1 कॉस अल्फा। और वर्टिकल कंपोनेंट T1 का क्या हो जाएगा? T1 साइन अल्फा। इसी तरह से T2 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा बेटा जी? T2 कॉस बीटा, है ना। और वर्टिकल कंपोनेंट इसका भी क्या हो जाएगा? T2 साइन बीटा। अब क्या बोले थे? ये अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर ये रेस्ट में है यानी कि नेट फोर्स इसके ऊपर में क्या होगा? जीरो होगा। तो सिग्मा एफ एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के अलाउंग, हॉरिजॉन्टल मान लिया, अगर ये एक्स एक्सिस ले लें, ये वाई एक्सिस ले लें बेटा जी, तो सिग्मा एफ एक्स एक्स एक्सिस के अलाउंग टोटल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा जी? जीरो। यानी कि हम लिख सकते हैं बराबर जीरो, यानी कि हम लिख सकते हैं T1 कॉस अल्फा, इधर लग रहा है इधर वाला, माइनस T2 कॉस बीटा बराबर जीरो। इक्वेशन इसको एक ले लो। फिर अब वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ जीरो ही होगा ना। अगर इसके ऊपर में नेट फोर्स क्या रेस्ट में है, यानी कि नेट फोर्स इसके ऊपर में जीरो, यानी कि इसके एक्स एक्सिस के अलोंग भी नेट फोर्स जीरो होगा, वाई एक्सिस के अलोंग भी नेट फोर्स जीरो होगा। अब क्या कर देंगे यहाँ? T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा बराबर mg। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। 1 और 2 के मदद से कितना अननोन है इसमें? T1 और T2। 1 और 2 के मदद से T1 और T2 का वैल्यू निकाल दीजिए, यही तो हमारा सवाल है। तो यहाँ से T1 का वैल्यू इसमें डाल दीजिए। T1 क्या हो जाएगा? T2 कॉस बीटा, T2 कॉस बीटा बटा कॉस अल्फा, यही ना होगा। इंटू क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा बराबर mg, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा बउआ? T2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा को उस तरफ कर दिए थे mg कॉस अल्फा। यानी कि यहाँ से T2 बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा mg कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस, यही आंसर हो गया। T2 निकल गया।
और T1 क्या हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, T1 बराबर फिर क्या हो जाएगा बेटा जी, T2 कॉस बीटा यानी कि mg कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस बीटा बटा कॉस अल्फा, ये तो हो जाएगा mg कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बटा कॉस अल्फा। ये हो गया T1, ये हो गया T2। अच्छा कॉस अल्फा कट गया यहाँ, चलो ठीक है, आ गया mg कॉस बीटा बटा साइन अल्फा प्लस बेटा ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किए, सारा जो हम स्टेप्स आपको बताए उसी स्टेप्स को फॉलो किया और इसका आंसर टनाटन हम लोग ले आए। यहाँ पर भी यही, चूंकि इसको एक्सेलरेशन 0 था, थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप हम बताए होंगे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिसाइड नहीं था, तो हम इसको क्या किए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए सारे फोर्सेस जो भी था। mg तो जैसे डाउनवर्ड ही था, तो इसको तो ठीक है, तो उसके बाद फिर हम T1 और T2 निकाल दिए, शॉर्ट क्वांटिटीज जो भी था हम उसको निकाल दिया। इसी तरह से एक आध दो सवाल और ले लेते हैं, है ना, एक आध दो सवाल और बेटा जी ले लेते हैं, और उसके बाद ध्यान रहे अभी सारा का सारा टेक्निक और ट्रिक हम आपको नहीं बता दिए हैं, ठीक है। अभी इसमें दो चार चीज, जैसे कंस्ट्रेंट मोशन पुल्ली के केस में, वेज के केस में, इस पर अभी हम आपको कंसेप्ट पूरी तरह से नहीं दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पर हम कंसेप्ट देंगे कंस्ट्रेंट मोशन के ऊपर में, और भी कुछ कुछ जो ट्रिक्स टिप्स इसी से रिलेटेड जो होगा नेक्स्ट क्लास में हम, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स ही बनाते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर में हम फ्रिक्शन फोर्स को इन्वॉल्व नहीं कराएंगे, जो भी हम अभी प्रॉब्लम करवाएंगे उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन लेस सरफेसेस होंगे, ठीक है। फ्रिक्शन का जब हम डिस्कशन कर लेंगे आपके साथ, तब फ्रिक्शन भी इस सवाल में हम इन्वॉल्व करवा सकेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए बुआ ये हमारा दूसरा सवाल है, कहता है टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 and m2 are connected by a light string going over a smooth light pulley at the end of an incline. The mass m1 lies on the incline and m2 hangs vertically, ठीक है। The system is at rest, पूरा सिस्टम रेस्ट में है। Find the angle of the incline and the force, एंगल ऑफ इंक्लाइन निकालना, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1 के ऊपर जो इंक्लाइन यानी कि इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारा सिस्टम क्या होगा, ये m1 m2 और ये पुल्ली तीनों को ले लेंगे, ठीक है। अब पार्ट ऑफ सिस्टम का हम फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा बेटा जी, ये हो जाएगा m1 जी, इस सरफेस के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n1, और ये अपवार्ड लगेगा टेंशन, है ना। m2 का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे, ये m1 है बेटा जी, m2 का अगर खींचेंगे तो एगो डाउनवर्ड m2 जी ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक ठो ऊपर टेंशन, है ना। अब चूंकि ये क्या है, सारा स्टेप्स हो गया, अब चूंकि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसके ऊपर में नेट फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 0, इसके अलोंग नेट फोर्स 0, इंक्लाइन के अलोंग ब्रेक कर देंगे m1 जी का एक कंपोनेंट डाउनवर्ड, इधर क्या हो जाएगा बुआ, m1 जी ये हो जाएगा कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा m1 जी साइन थीटा। कैसे होगा कंपोनेंट, अब m1 जी को हटा दीजिए, कंपोनेंट इसका ले लिए ना, m1 जी को हटा दीजिए, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया कंपोनेंट, कैसे हुआ देख लीजिए। यहाँ पर m1 जी तो इसका क्या लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ऐसे लगेगा ना, वाह। ये एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसका इधर का कंपोनेंट क्या होगा m1 जी cos 90 माइनस थीटा, यानी कि इधर आ जाएगा m1 जी साइन थीटा। फिर इसका इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा m1 जी साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि m1 जी cos थीटा।
में आ रही है ना। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो इधर m1 जी कॉस थीटा है, इधर m1 जी, देखिए दोनों को ये कीजिए ना, ट्रायंगल लॉ से, ये वर्टिकल कंपोनेंट इसके ऊपर में ये ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइन, तो ये वाला क्या हो जाएगा m1 जी कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा m1 जी साइन थीटा, दोनों मिल करके mg बना m1 जी। ठीक है, अब देखिए इक्विलिब्रियम में है ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम कहने का मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स जीरो है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाएंगे, या सेकेंड लॉ में भी जब नेट फोर्स जीरो है, ए अगर जीरो, नेट फोर्स जीरो है यानी ए बराबर जीरो है, तो डायरेक्ट एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो लगा देंगे। तो टी ऊपर का फोर्स अगर पॉजिटिव है तो टी माइनस m2g बराबर जीरो, इसको इक्वेशन 1 ले लो। इसमें क्या, यानी कि यहां से t हमारा क्या आ गया बेटा जी m2g, इसमें देखिए t बराबर m1g साइन थीटा, t बराबर यहाँ से इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, तो t माइनस m1g साइन थीटा बराबर जीरो, यानी कि यहाँ से m1g साइन थीटा बराबर t आया, यहाँ से m2g आया, तो दोनों से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 ले लीजिए आप, तो दोनों इक्वेशन से क्या होगा, m1g साइन थीटा बराबर m2g, तो g हमारा क्या हो गया बेटा जी, कट गया, यानी साइन थीटा बराबर m2 बाई m1, डेफिनेटली m1 ग्रेटर देन m2 है ना। हाँ तो m2 बाई m1 हो गया, तो थीटा नहीं निकल गया, थीटा और साइन इनवर्स m2 बाई m1 हो जाएगा। और थीटा बराबर क्या आ गया बेटा जी, साइन इनवर्स m2 बाई m1, तो निकल गया इस तरह से। अब बेटा जी बाकी बहुत सारा सवाल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे। अभी तो हम जितना भी मोशन जो स्टडी किए, 2 सवाल बनाए, जो भी हम स्टडी के बारे में बता रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। कभी कभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रियल फोर्स से बनाने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रॉब्लम, तो उसका एक ट्रिक भी बताएंगे, स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट देंगे, जो कि हम एक वीडियो में भी दे भी चुके हैं, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो, वीडियो देख के स्यूडो फोर्स है क्या वो समझ सकते हैं। लेकिन इसमें भी हम अभी कंस्टेंट्स मोशन, इसका हम देंगे कंसेप्ट, और प्लस स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट। अभी इसमें बहुत सारा डिस्कशन बाकी है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के दरमियान ही डिस्कशन होगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक, आगे आप लोग इसके ऊपर में प्रॉब्लम बनाइए, जो फंसता है नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारा प्रॉब्लम बनाएंगे इसके ऊपर, बहुत सारा अभी कंसेप्ट क्लियर करना है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मज़े में एकदम प्रॉब्लम बनाइए, टेंशन उनसन कुछ लेना नहीं है, ठीक ना।